जेजेके के कलिंग गेम आर्क में जितनी फाइट्स हुई हैं उतनी फाइट्स शायद जेजेके के बाकी किसी आर्क में नहीं हुई। और आज इस वीडियो में आप उन सभी फाइट्स को ही देखोगे। डिस्क्लेमर, अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। फाइट की शुरुआत होती है जहां पर जमीन पर नीचे गिर रहा होता है। तभी उसे नीचे एक बंदा दिखता है जो लाइट से सिग्नल दे रहा था। यूजी को लगता है कि ये उसे गाइड कर रहा है और तभी उस पर एक औरत हमला कर देती है। यूजी को उसके हमले से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो एक पत्थर में कर्स एनर्जी चार्ज करके उस औरत की तरफ फेंकता है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ उसका पति आ जाता है जिसके सिर पर बैम्बू कॉप्टर होता है, खतरनाक वाला, और वो काफी गुस्से में था। यूजी बैम्बू वाले भाई साहब पर कर्स एनर्जी से एम्बेडेड पत्थर को फेंकता है जिससे ये भाई साहब बच जाते हैं। फिर यूजी उसके पैर को पकड़कर नीचे खींचने लगता है। ये आदमी यूजी की स्ट्रेंथ को देखकर शॉक होता है। ये आदमी यूजी को अपने बैम्बू कॉप्टर से काटने की कोशिश करता है पर यूजी बचकर एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वो बैम्बू कॉप्टर वाले भाई साहब अपने बैम्बू की लेंथ और स्पीड को बढ़ा के बिल्डिंग को काटते हुए यूजी की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर यूजी बड़े ही चालाकी से उसके सिर में एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर यूजी को हिगुरुमा मिल जाता है। यूजी सीधा उसे उसके 100 पॉइंट से एक नया रूल ऐड करने के लिए कहता है ताकि कलिंग गेम में मौतें रुक सके, पर हिगुरुमा इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे कलिंग गेम में मजा आ रहा था और वो देखना चाहता था कि कर्स टेक्निक रिमूवल से लोग कैसे मरेंगे। और ये जवाब सुनकर यूजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हिगुरुमा भी रेडी था। वो खड़ा होकर सीधे अपने डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग का इस्तेमाल कर देता है। यूजी डोमेन की कर्स टेक्निक एक्टिवेट होने से पहले हिगुरुमा पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ये डोमेन बाकी डोमेन्स की तरह नहीं था। इसमें दोनों ही वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यूजी उसी जगह पर वापस चला जाता है जहां वो पहले खड़ा था। हिगुरुमा का डोमेन एक लीथल डोमेन था जिसमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता था डोमेन के अकॉर्डिंग, और ऐसे डोमेन को फॉर्म करने के लिए इमेंस स्किल की जरूरत होती है, जिसके कारण ऐसे डोमेन्स को बहुत कम लोग कर पाते हैं। इससे तुम अंदाजा लगा लो कि हिगुरुमा कितना पावरफुल और स्किल्ड सॉर्सरर बन गया है, वो भी सिर्फ 8 या 9 दिन में, क्योंकि हिगुरुमा की कर्स टेक्निक कलिंग गेम के साथ ही अवेकन हुई थी। हिगुरुमा का डोमेन कोर्ट की तरह था जहां यूजी और हिगुरुमा कटघरे में खड़े थे और हिगुरुमा के पीछे एक जजमेंट होता है। जजमेंट यूजी की लाइफ से उसकी एक गलती बताता है। जजमेंट यूजी पर आरोप लगाता है कि 16 जुलाई 2017 में यूजी एक शॉप में गया था जो कि एडल्ट शॉप थी और उस समय यूजी की एज अंडर 18 थी। जजमेंट इसके लिए एक सबूत भी हिगुरुमा को देता है, पर इस सबूत में क्या था ये दोनों को ही नहीं पता था, सिर्फ जजमेंट को छोड़कर। यूजी को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो इस आरोप को कन्फेस कर ले, या डिनाई कर दे, या फिर साइलेंट रहे। पर अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी। यूजी उस शॉप में गया था और वहाँ उसने गेम भी खेले थे। यूजी बहुत सोचकर कहता है कि वो शॉप में तो गया था पर सिर्फ ऐसे ही। इसके बाद हिगुरुमा उस एविडेंस में से एक फोटो निकालता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि यूजी उस शॉप में गया भी था और गेम भी खेला था, यानी यूजी गिल्टी पाया गया। हिगुरुमा कहता है तुम्हें उस आरोप को डिनाई करना था, वो भी ये कहकर कि मैंने कभी वो गेम वाली मशीन नहीं देखी। इसके बाद ये दोनों ही कटघरे से बाहर आ जाते हैं और हिगुरुमा के हाथ में ऑर्डर करने वाला हथौड़ा था। यूजी देखता है कि वो डोमेन से बाहर आ गया है पर उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हिगुरुमा हथौड़े से यूजी पर हमला करने लगता है। हिगुरुमा अपने हथौड़े के साइज को बदल सकता है और उसे थॉर के म्योनिर की तरह अपने पास वापस बुला सकता है। हिगुरुमा यूजी को अपने हथौड़े से काफी घायल कर देता है। यूजी को महसूस होता है कि वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हिगुरुमा फिर से यूजी पर हमला करना चालू करता है। यूजी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बच पा रहा था। हिगुरुमा यूजी की स्ट्रेंथ को देखकर शॉक था, क्योंकि जब भी जजमेंट किसी को पनिशमेंट देता था तो उसकी कर्स टेक्निक रिमूव हो जाती थी, पर यूजी के पास तो कर्स टेक्निक है ही नहीं, इसलिए यूजी की कर्स एनर्जी रिमूव हो जाती है। हिगुरुमा सोचता है कि बिना कर्स एनर्जी के ये मेरे सामने कैसे टिक पा रहा है। हिगुरुमा डिसाइड करता है कि उसे यूजी को जल्दी हराना होगा वरना वो उसके लिए खतरा बन सकता है। हिगुरुमा अपने हथौड़े के साइज को बढ़ाकर यूजी में देकर मारता है। यूजी बड़ी मुश्किल से इस अटैक को रोक लेता है और ये देखकर हिगुरुमा शॉक होता है। यूजी इस अटैक को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता था, इसलिए वो सोचने लगता है कि कैसे वो यहाँ से निकले। तभी यूजी हिगुरुमा से रीट्रायल की डिमांड करता है। अब जजमेंट ने यूजी को गिल्टी डिक्लेयर करा था, ना कि यूजी ने एडमिट किया था, तो वो रीट्रायल की रिक्वेस्ट कर सकता है और जजमेंट रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। हिगुरुमा और यूजी दोनों वापस कटघरे में आ जाते हैं। जजमेंट इस बार यूजी पर शिबुया में हुए मर्डर्स का आरोप लगाता है।
है और यूजी इसे एक्सेप्ट कर लेता है बिना हिगुरुमा के एविडेंस को देखे। जजमेंट इस बार यूजी को सीधा डेथ पेनल्टी की सजा देता है। यूजी को खत्म करने के लिए हिगुरुमा के पास इस बार एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड होती है। अब यूजी के अंदर ना तो कर्स एनर्जी थी और एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड के एक हमले से यूजी मर सकता है। हिगुरुमा को यूजी के कमिटमेंट पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि हिगुरुमा ने एविडेंस में देख लिया था कि शिबुया में मर्डर्स करने वाला यूजी नहीं बल्कि सुकुना था और यूजी ने फिर भी इस क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया। हिगुरुमा सोचता है कि आखिर यूजी ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हिगुरुमा का सीनियर उसे जज बनने का ऑफर देता है पर हिगुरुमा उसे रिजेक्ट कर देता है क्योंकि लॉयर बने रहकर वो कमजोर और लाचार लोगों की मदद करना चाहता है। इधर प्रेजेंट में ये दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। यूजी हिगुरुमा के विजन को ब्लॉक करके उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर हिगुरुमा भी कौन सा कच्चा खिलाड़ी था, वो यूजी के सभी अटैक से बच जाता है। यूजी फिर से हिगुरुमा पर हमला करता है। हिगुरुमा भी यूजी को खत्म करने के लिए उस पर अपनी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से हमला करता है पर एंड टाइम पर वो अपनी कर्स टेक्निक को बंद कर देता है और यूजी एक जोरदार पंच हिगुरुमा पर लैंड करता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर रेमी मेगुमी को धोखा दे देती है और रेजी नाम के प्लेयर के यहाँ लेकर आ जाती है। मेगुमी जैसे ही डिवाइन डॉग को समन करता है रेजी उसे देखकर कहता है तुम स्ट्रांग हो इसलिए हमारी टीम में आ जाओ। मेगुमी को ये सुनकर अजीब लगता है। रेजी मेगुमी को बताता है कि केंजाकू का मेन गोल कलिंग गेम में उत्पन्न होने वाली कर्स एनर्जी से ह्यूमन को इवॉल्व करना नहीं बल्कि कुछ और ही है और अपने मेन गोल को केंजाकू तब चालू करेगा जब कॉलोनी में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर बचेंगे। इसलिए रेजी केंजाकू से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर को ढूंढ रहा था। रेजी मेगुमी से कहता है या तो हमारी टीम में आ जाओ या तुम्हें यमराज की टीम में भेज दूंगा। मेगुमी कहता है अगर तुम अपने सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल मुझे करने दोगे तो मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा पर मेगुमी इसके लिए नहीं मानता और तभी पीछे से मेगुमी पर एक दूसरा प्लेयर हमला कर देता है जिसका नाम चिजुरू होता है। मेगुमी चिजुरू के हमले से बचकर उसे बिल्डिंग से नीचे पटक देता है और फिर न्यू को भी उस पर हमला करने के लिए कहता है। डिवाइन डॉग रेजी पर हमला करता है पर रेजी आसानी से उसे घायल कर देता है। तभी एक आंख मेगुमी के पास आकर फट जाती है और ये हमला रेजी के दूसरे साथी आयोरी ने किया था। आयोरी की कर्स टेक्निक थी कि वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोड कर सकता है। मेगुमी इस हमले से बाल बाल बचता है तभी रेमी भी उस पर हमला कर देती है। मेगुमी उसके अटैक को आसानी से डॉज कर देता है और पटक देता है। तभी आयोरी आकर अपने दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है जिससे फिर से बहुत तगड़ा धमाका होता है पर मेगुमी इस हमले से भी खुद को और रेमी को बचा लेता है। मेगुमी रेमी को समझाता है कि रेजी और उसके साथियों को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो उसे कभी भी मार सकते हैं। मेगुमी यहाँ से जा ही रहा था तभी चिजुरू फिर से यहाँ वापस आ जाता है। तभी कोगाने अनाउंसमेंट करता है कि एक नया रूल ऐड हुआ है जिसके अकॉर्डिंग अब प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुनकर मेगुमी खुश हो जाता है। चिजुरू का ध्यान अनाउंसमेंट पर था, इसी का फायदा उठाकर मेगुमी चिजुरू पर हमला कर देता है। मेगुमी चिजुरू को एक भी मौका नहीं देता और मारते मारते बिल्डिंग से बाहर ले आता है और फिर आसानी से उसे खत्म कर देता है। तभी यहाँ रेजी और आयोरी भी आ जाते हैं। आयोरी मेगुमी की तरफ अपने दांत फेंकता है पर मेगुमी को बचाने वहाँ पर कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है जो आयोरी के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और ये प्लेयर ताकाबा होता है। ताकाबा को आयोरी के एक्सप्लोजन से कुछ नहीं होता। ताकाबा मेगुमी से कहता है कि तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम एक अच्छे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आयोरी ताकाबा से पूछता है कि वो कौन है और किस टाइम का सॉर्सरर है। ताकाबा की ड्रेस से साफ पता चल रहा था कि वो इसी टाइमलाइन का सॉर्सरर है जिसकी कर्स टेक्निक अवेकन हुई है। इसके बाद ताकाबा एक बहुत ही घटिया जोक मारता है जिस पर किसी को हंसी नहीं आती पर ताकाबा को अपना जोक अच्छा लगता है। फिर ताकाबा आयोरी पर हमला कर देता है और एक ही किक में आयोरी काफी दूर जाकर गिरता है। रेजी नोटिस करता है कि ताकाबा की कर्स टेक्निक एकदम से बहुत ज्यादा हो गई है। वो समझ जाता है कि इस कमेडियन में बहुत दम है। तभी मेगुमी रेजी पर हमला कर देता है। रेजी मेगुमी के अटैक से आसानी से बच जाता है। मेगुमी ताकाबा को बताता है आयोरी अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोड कर सकता है और रिवर्स कर्स टेक्निक से उन्हें वापस सही कर सकता है और ये बात ताकाबा कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुन रहा था। फिर मेगुमी को गाने से हिगुरुमा के स्टेट्स दिखाने को बोलता है। मेगुमी ये देखकर कि हिगुरुमा के पास सिर्फ 3 पॉइंट्स बचे हैं और उसने एक रूल भी ऐड कर दिया है समझ जाता है कि ये काम यूजी नहीं किया है। मेगुमी रेजी से कहता है कि इस कॉलोनी में उसका काम हो गया है तो वो चुपचाप अपने सारे पॉइंट्स उसे दे दे वरना तू तो गया बेटे।
पर रेगी इसके लिए नहीं मानता। मेगुमी ताकाबा को आयोरी को संभालने के लिए कहता है और ये भी एडवाइस देता है कि वो उसे मारने से पहले उसके पॉइंट्स ले ले और खुद मेगुमी रेजी से लड़ने लगता है। ताकाबा पर आयोरी अपनी आंख फेंक कर मारता है पर ताकाबा उसे अपने हाथ से ही डिफ्लेक्ट कर देता है, फिर उसकी तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है। ताकाबा आयोरी को चकमा देते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और फिर 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है, जिससे आयोरी को और गुस्सा आ जाता है। पर तभी ताकाबा एक जोरदार किक आयोरी में मारता है, जिससे फिर से वो काफी दूर जाकर गिरता है और एक बिल्डिंग में घुस जाता है। मेगुमी रेजी पर पहले मैक्स एलिफेंट से हमला करता है और फिर रैबिट एस्केप से, पर रेजी इन दोनों से ही बच जाता है और हमें रेजी की कर्स टेक्निक के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रिएशन होता है, जिसके अकॉर्डिंग रेजी पर जो पेपर्स हैं उन पर जो लिखा है वो उन्हें रियल लाइफ में ला सकता है। मेगुमी को भी रेजी की कर्स टेक्निक समझ में आ जाती है। रेजी कागज का इस्तेमाल करता है जिस पर 3 दिन 5 स्टार होटल में आराम करना लिखा और इसका इस्तेमाल करके रेजी बिल्कुल रिफ्रेश या कहीं रिकवर हो जाता है। रेजी भी मेगुमी की कर्स टेक्निक समझ गया था और ये भी कि बार बार शिकिगामी को समन करके वो थक गया है और जो शिकिगामी जख्मी हो जाते हैं वो उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं कर सकता। तभी मेगुमी न्यू की मदद से यहाँ से भागने लगता है। रेजी भी उसका पीछा करता है और दोनों ही एक जिम्नेजियम में पहुंच जाते हैं, जहाँ रेजी अलग अलग चीजों से मेगुमी पर हमला करता है और उसे काफी जख्मी कर देता है। पर तभी मेगुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन चिमेरा शैडो गार्डन का इस्तेमाल करता है। अब वैसे तो मेगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट होता था, पर इस जगह की मदद से वो अपने डोमेन को पूरा कर लेता है। रेजी तो ये देखकर काफी शॉक था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेगुमी डोमेन का भी इस्तेमाल कर सकता है। रेजी मेगुमी के डोमेन के गारंटेड हिट इफेक्ट से बचने के लिए होलो विकर बास्केट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो ओरिजिनल फॉर्म है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन का। पर इसका कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि मेगुमी का डोमेन इनकम्प्लीट था, जिसके कारण मेगुमी रेजी पर खूब हमला करता है और उसे मार मार के अधमरा कर देता है। पर तभी रेजी अपने पेपर से 3 गाड़ी समन करता है जो मेगुमी के डोमेन के अंदर चली जाती हैं, जिससे मेगुमी को इन तीनों गाड़ियों का वजन झेलना पड़ता है। मेगुमी का डोमेन उसी की शैडो है जिसमें वो चीजों को स्टोर करता है, पर उनका वजन भी मेगुमी को झेलना पड़ता है और ये तीनों गाड़ियां मेगुमी के शैडो के अंदर थीं, यानी उनका वजन मेगुमी को ही झेलना पड़ेगा, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। रेजी भी मेगुमी की शैडो के अंदर चला जाता, पर वो अपने पैरों पर कर्स एनर्जी को रिइंफोर्स कर देता है, जिससे वो जमीन पर ही रहता है। रेजी एक और गाड़ी को समन करता उससे पहले मेगुमी अपने एलिफेंट को रेजी के ऊपर गिरा देता है। अब इन दोनों के ही ऊपर इतना वजन था कि ये कभी भी मर सकते हैं। रेजी प्लान बनाता है कि वो मेगुमी की शैडो के अंदर जाकर अपने एस कार्ड का इस्तेमाल करेगा और मेगुमी के ऊपर और वजन डालेगा, जिससे वो मर जाएगा। पर इसमें रेजी को एक दिक्कत लगती है कि अगर मेगुमी मर गया तो कहीं वो उसकी शैडो में कैद ना हो जाए, इसलिए वो इस प्लान को ड्रॉप कर देता है। पर मैक्स एलिफेंट के वजन से उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए वो इस रिस्क को लेने का डिसाइड करता है। पर रेजी जैसे ही कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन करने जाता है वो मेगुमी की शैडो के अंदर चला जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। रेजी मेगुमी की शैडो के अंदर जाता ही चला जाता है। वो एक अनंत कुएं की तरह था जहाँ ना ऑक्सीजन थी। रेजी धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तभी रेजी उन्हीं कार्स की मदद से जो उसने मेगुमी की शैडो में डाली थी उससे बाहर आ जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि रेजी जो भी चीज रिक्रिएट करता है वो उसके कमांड को पूरा करके डिसअपीयर हो जाती है। पर रेजी ने कार्स को तो कुछ कमांड दिया ही नहीं था, इसलिए वो गायब नहीं हुई और फिर कार को कमांड दिया कि वो उसे ऊपर निकाले, जिससे वो बच गया। इसके बाद रेजी एक बहुत बड़ा घर रिक्रिएट करता है जो सीधा मेगुमी की तरफ आ रहा था। पर तभी रेजी खुद को एक पूल में पाता है जहाँ मेगुमी उसे और नीचे लेते जा रहा था और ना चाहते हुए भी रेजी को अपनी टेक्निक को अंडू करना पड़ता है। रेजी देखता है कि वो जिम के पूल के अंदर है, जिससे वो समझ जाता है कि पहले मेगुमी अपनी शैडो में चला गया और फिर डोमेन को हटा दिया, जिससे फ्लोर टूट गया और रेजी पूल में गिर गया। अब रेजी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ भी रिक्रिएट कर सके। पर रेजी जानता था कि मेगुमी की हालत भी बहुत खराब है, वो शायद ही किसी शिकिगामी को समन कर सके और इस बात से रेजी को कोई दिक्कत नहीं थी। रेजी सोचता है कि मेगुमी का कोई भी शिकिगामी उसे नहीं मार सकता। ये दोनों ही हैंड टू हैंड फाइट लड़ रहे थे। तभी डिवाइन डॉग रेजी को आधा खा जाता है, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। मरते मरते रेजी अपने सभी पॉइंट्स मेगुमी को दे जाता है। इधर ताकाबा और आयोरी लड़ रहे होते हैं। तभी आयोरी का कुगाने उसे बताता है कि रेजी मर चुका है। ये सुनते ही आयोरी यहाँ से जाने लगता है। ताकाबा उसे उसके सारे पॉइंट्स मांगता है पर वो मना कर देता है।
इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर सेंडाई कॉलोनी को दिखाया जाता है जहां यूता होता है और साथ में 4 बहुत खतरनाक सॉर्सरर भी होते हैं और पूरी कॉलोनी में यही 5 जिंदा थे। एक सॉर्सरर का नाम ध्रुव होता है जिसके 91 पॉइंट्स होते हैं। ये पुराना टाइम का सॉर्सरर था जिसने पास्ट में बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स को अकेले ही खत्म कर दिया था। दूसरे सॉर्सरर का नाम रियू होता है, इसके 77 पॉइंट्स होते हैं और रियू की कर्स एनर्जी आउटपुट सबसे ज्यादा होती है पूरे गलिंग गेम के प्लेयर्स के बीच। तीसरी एक फीमेल सॉर्सरर है जिसका नाम ताकाको होता है और इसके 70 पॉइंट्स होते हैं। ताकाको भी एंशिएंट सॉर्सरर थी। ताकाको पास्ट में सन, मून और स्टार स्क्वाड की कैप्टन थी जो असैसन ग्रुप था। चौथा एक कर्स स्प्रिट कॉकरोच होता है जिसके 54 पॉइंट्स होते हैं और इस कर्स स्प्रिट को केंजाकू ने ही रिलीज किया होता है। इस कॉकरोच की रैंक स्पेशल ग्रेड होती है और लास्ट सॉर्सरर अपना यूता होता है जिसके 35 पॉइंट्स होते हैं और यूता ध्रुव को मार देता है। यानी अब इस कॉलोनी में सिर्फ 4 प्लेयर्स बचे हैं। रियू और ताकाको को भी पता चल जाता है कि ध्रुव मर गया है क्योंकि उसका शिकिगामी गायब हो रहा था। कोकाने से इन्हें पता चलता है कि ये काम यूता ने किया है। इधर यूता कुछ लोगों को सेफ जगह पर ले जा रहा था, तभी वहाँ बहुत सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं जो कुछ लोगों को कम्प्लीटली खा जाते हैं। यूता रीका का इस्तेमाल करके लोगों को सेफली स्टेडियम में भेज देता है और खुद सभी छोटे कॉकरोचेस को मार देता है। ताकाको और रियू दोनों यूता की एनर्जी आउटपुट को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ कॉकरोच कर्स स्प्रिट आ जाता है। यूता ने कॉकरोच के खाने में बाधा डाली थी इसलिए वो अब उसे खाएगा। यूता इधर सोचता है कि उसे 400 पॉइंट्स चाहिए कलिंग गेम को कंट्रोल करने के लिए और वो शपथ लेता है कि वो खुद केंजाकू को मारेगा। वो कर्स स्प्रिट कॉकरोच फीस्टिंग लाइफ स्वॉर्ड निकालता है और फिर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। यूता बड़ी तेजी में आगे बढ़कर उस कॉकरोच के 4 हाथों में से 2 हाथ काट देता है। वो कॉकरोच भी कम नहीं पड़ता और यूता के कुछ अटैक को झेल लेता है। यूता नोटिस करता है कि उसे कोई देख रहा है जिससे वो समझ जाता है कि ये वही 2 प्लेयर्स हैं जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं। यूता सोचता है कि वो इस कॉकरोच कर्स स्प्रिट को पॉजिटिव एनर्जी से मार सकता है, पर इसके लिए उसे रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा और यही काम यूता नहीं करना चाहता क्योंकि अगर उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया तो रियू और ताकाको को भी पता चल जाएगा कि वो रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। ना इस समय पर यूता रीका को बुला सकता था क्योंकि रीका स्टेडियम पर फंसे लोगों की मदद कर रही थी, इसलिए अब यूता को बिना रिवर्स कर्स टेक्निक के और रीका के इस कॉकरोच को हराना था। वो कॉकरोच अर्थन इंसेक्ट ट्रेंस का इस्तेमाल करता है जिससे 2 बड़े अजीबोगरीब जीव वहां आ जाते हैं। ये दोनों इंसेक्ट यूता की बॉडी में कुछ डाल देते हैं जिससे यूता की बॉडी में से इंसेक्ट निकलने लगते हैं। इसी का फायदा उठाकर कॉकरोच कर्स स्प्रिट यूता में अपनी स्वॉर्ड मारता है जिससे यूता नीचे गिर जाता है। कॉकरोच कर्स स्प्रिट यूता को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी यूता उसे पकड़कर उसके मुंह में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो कर देता है जिससे कॉकरोच कर्स स्प्रिट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है। रियू और ताकाको को भी पता चल जाता है कि यूता रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। ताकाको आकर यूता पर हमला करती है। ताकाको स्काई को सरफेस की तरह इस्तेमाल करके यूता को दूर उड़ा देती है। यूता ताकाको को समझाता है कि उसे लोगों को वैसे ही नहीं मारना चाहिए। ताकाको यूता की बातें सुनकर समझ जाती है कि यूता फुजीवारा ब्लड लाइन का है जिससे ताकाको को सबसे ज्यादा नफरत है। ताकाको यूता पर हमला करने वाली ही होती है, तभी रियू दूर से ग्रेनाइट ब्लास्ट का हमला करता है जो सीधा यूता और ताकाको पर था, बट इससे दोनों बच जाते हैं। अब ये तीनों एक दूसरे को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। यूता बड़ी तेजी से रियू की तरफ आगे बढ़ता है। रियू यूता को रोकने के लिए उस पर ग्रेनाइट ब्लास्ट से हमला करता है। यूता उसके अटैक से बचकर उसके पास आ जाता है, फिर दोनों हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि रियू भी पुराने टाइम से ही है। दोनों जानते थे कि वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए बड़े ध्यान से लड़ते हैं। पर रियू यूता में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है जिससे यूता दूर जाकर गिरता है। तभी रियू ग्रेनेड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जिससे यूता अपने हाथों से ही डिफ्लेक्ट कर देता है और यूता रियू के मुंह में एक जोरदार मुक्का देकर मारता है। बट भैया रियू को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और उसी वक्त रियू यूता पर ग्रेनेड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है जिससे यूता का हाथ डैमेज हो जाता है और कंगाली में आटा गीला करने ताकाको आ जाती है जो यूता को थिन आइस ब्रेकर का इस्तेमाल करके काफी जख्मी कर देती है। रियू को ये देखकर कि ताकाको उसके और यूता के बीच में आ रही है, गुस्सा आ जाता है। वो उस पर ग्रेनाइट ब्लास्ट का हमला करता है, पर ताकाको पूरे स्काई सरफेस को घुमाकर उसके अटैक को उसी की तरफ फेंक देती है जो सीधा रियू को जाकर ही लगता है। इधर यूता रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर लेता है। अब यूता और ये दोनों स्टेडियम से काफी दूर थे तो आम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए यूता रीका को इधर बुला लेता है अपनी रिंग की मदद से। रीका अपने पास काफी कर्स टूल और कर्स एनर्जी को स्टोर करती है यूता के लिए। यूता एक टाइप के ग्लव्स पहनता है और रीका को
ताकाको पर हमला करने के लिए भेजता है। ताकाको भी रिका पर हमला करने जाती है, तभी यूता कर्स स्पीच का यूज करके उसे एक जगह पर रोक देता है। फिर दोनों यूता और रिका मिलकर ताकाको को बहुत मारते हैं, उसकी हालत अधमरी कर देते हैं। रिका यूता को जैसे ही ताकाको की तरफ फेंकती है, तभी रियू ग्रेनाइड ब्लास्ट से यूता पर हमला करता है, पर रिका इस अटैक को अपने हाथ से ही रोक देती है। फिर रिका एक पंच से रियू को दूर फेंक देती है, और जैसे ही रिका उस पर दूसरा पंच लैंड करने जाती है, रियू उल्टा उसे अपने पंच से उड़ा देता है। इधर यूता ध्रुव की टेक्निक का इस्तेमाल करके ताकाको को जख्मी कर देता है, फिर उसे पंच से उड़ा देता है। अब चारों एक ही बिल्डिंग पर आकर लड़ने लगते हैं। रियू रिका को दूर फेंक देता है, फिर तीनों एक टाइम पर डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखकर कि यूता डोमेन में चला गया है और वो खतरे में है, रिका हाई गियर में शिफ्ट हो जाती है। तभी उन तीनों के बैरियर्स को तोड़कर उसमें वो कॉकरोच कर्स स्प्रिट घुस जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि कॉकरोच प्लेयर के रूप में तो मर चुका है, पर उसकी कर्स स्प्रिट नहीं मरेगी, क्योंकि जब तक लोग कॉकरोच से डरेंगे ये जिंदा रहेगा। अब इस कॉकरोच के आने से डोमेन के बैरियर्स टूट जाते हैं, जिससे इनका क्लैश नहीं हो पाता। ताकाको का ध्यान जैसे ही कॉकरोच कर्स स्प्रिट पर जाता है, यूता उसके पीछे आकर एक जोरदार किक उसमें मारता है, जिससे ताकाको सीधा कॉकरोच कर्स स्प्रिट के सामने आ जाती है। कॉकरोच आगे बढ़कर ताकाको पर हमला करता है। ताकाको अपना डिफेंस भी नहीं कर पाती, क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन के बाद कर्स टेक्निक पूरी तरीके से बर्न हो जाती है। कॉकरोच अपनी सोर्ड से ताकाको के हाथ पर हमला करता है और वहाँ से इंसेक्ट्स उसके हाथ को काट कर निकलते हैं। ताकाको के कटे हुए हाथ को रिका खा जाती है। ताकाको ये देखकर कि उसका हाथ कट गया है, काफी गुस्से में आ जाती है। तभी रियू आकर ग्रेनाइड ब्लास्ट से ताकाको को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है और उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि रियू एकमात्र ऐसा सॉर्सरर है जिसको खुद की कर्स टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करे सेम अमाउंट ऑफ पावर रिलीज कर सकता है जब कर्स टेक्निक एक्टिवेट होती है। ग्रेनेड ब्लास्ट से कॉकरोच भी आधा खत्म हो जाता है और पूरा खत्म यूता कर देता है। अब सिर्फ रियू और यूता बचे थे। यूता हाई आउटपुट ब्लास्ट का यूज करता है रिका की कर्स एनर्जी की मदद से, क्योंकि उसकी खुद की कर्स एनर्जी रिकवर हो रही थी। पर यूता का ये हमला रियू के ग्रेनाइड ब्लास्ट से कमजोर ही था। ग्रेनाइड ब्लास्ट सीधा यूता की तरफ लैंड करता है और वहाँ धुआं छा जाता है, पर तभी रिका हाई आउटपुट ब्लास्ट यूज करती है रियू पर और यूता रियू की तरफ आगे बढ़ता है। रियू रिका के अटैक को अपने हाथ से आसानी से रोक लेता है और फिर यूता पर ग्रेनाइड ब्लास्ट से हमला करता है। बट एंड टाइम पर यूता की कर्स एनर्जी रिकवर हो जाती है और वो ताकाको की कर्स टेक्निक से ग्रेनाइड ब्लास्ट को ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है और थिन आइस ब्रेकर से उसे जख्मी कर देता है। साथ में रिका भी उसमें जोर से मुक्का मारती है, पर इतने से रियू का हारने वाला था। रियू अपनी फुल पावर लगाकर रिका में पंच मारता है, जिससे रिका डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर दोनों रियू और यूता हैंड टू हैंड लड़ने लगते हैं। पर तभी यूता उसी ग्रेनाइड ब्लास्ट को जो उसने ऊपर डिफ्लेक्ट किया था उसे ताकाको की कर्स टेक्निक से रियू के सीधे ऊपर गिराता है, जिससे रियू फाइनली हार जाता है। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर एक फ्रेंच बंदे को दिखाया जाता है जो जापान में ही पला बड़ा था। इसका नाम चार्ल्स होता है। चार्ल्स अपनी मांगा को पब्लिशर पर लाया था ताकि वो उसे पब्लिश कर सके, पर पब्लिशर को उसकी मांगा पसंद नहीं आती, इसलिए चार्ल्स उस पब्लिशर की उंगली तोड़कर चला जाता है। चार्ल्स ये सब बातें हकारी को बता रहा था। चार्ल्स हकारी से कहता है तुम मुझे कोई रीजन दो ताकि मैं लड़ सकूं और तुम्हें मार दूं। हकारी कहता है तुम्हारी मांगा मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा, भले ही तुम कितना भी गिड़गिड़ाओ, मैं तुम्हारी मांगा पढ़ना तो दूर उस पर थूकूं भी ना। और ये सब सुनते ही चार्ल्स गुस्से में आ जाता है और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। चार्ल्स जी वॉर स्टाफ टेक्निक का यूज करके एक बड़े से पेन को समन कर लेता है और फिर उसकी मदद से हकारी पर हमला करने लगता है। पहले तो हकारी अपनी जेब में हाथ रखकर चार्ल्स के अटैक से बच रहा था। चार्ल्स बड़ी तेजी से अपने पेन की टिप से हकारी पर हमला करता है, जो हकारी को लग भी जाता है, पर इससे हकारी की बॉडी पर एक छोटा पेज आ गया था। हकारी चार्ल्स पर किक से हमला करता है, पर चार्ल्स किक से बचकर हकारी को दूर उड़ा देता है। ये देखकर हकारी सतर्क हो जाता है और अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। हकारी सोचता है कि अभी जो चार्ल्स उसके अटैक से बचा वो रिफ्लेक्स से कुछ ज्यादा ही था। तभी हकारी की नजर उसके शरीर पर बने एक छोटे पेज पर गई। चार्ल्स बताता है कि वो एक मांगा पैनल है, पर प्रेजेंट के बाद वाला यानी फ्यूचर का। चार्ल्स रिवील करता है कि हकारी की बॉडी पर जो पैनल लगा है उसकी मदद से वो 1 सेकंड का फ्यूचर देख सकता है। और जैसे जैसे ये फाइट चलेगी पेन में इंक बढ़ती जाएगी, जिसकी
मदद से वो और ज्यादा टाइम का फ्यूचर देख सकता है। हकारी बड़ी तेजी से चार्ल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर चार्ल्स को तो पहले से ही पता चल जाता है कि हकारी कैसे हमला करने वाला है, इसलिए वो इस अटैक से बच जाता है और हकारी को पीछे धकेल देता है। हकारी नोटिस करता है कि चार्ल्स को उसे देखना होगा फ्यूचर देखने के लिए, इसलिए हकारी ब्लाइंड स्पॉट से हमला करने लगता है और इस तरीके से मारता जाता है कि वो देख ही ना पाए। पर चार्ल्स हकारी को अपने पेन की टिप से कट लगा देता है, जिससे उसका खून टिप पर आ जाता है, जिसकी मदद से अब वो 0.2 सेकंड का फ्यूचर देख सकता है कि जितनी बार चार्ल्स के पेन की टिप पर हकारी का खून आएगा उतने सेकंड्स का फ्यूचर चार्ल्स देख सकता है। पर तभी हकारी डोमेन एक्सपेंशन आइडल डेथ गैम्बल का यूज कर देता है। अब गारंटेड हिट इफेक्ट की वजह से हकारी के डोमेन के रूल चार्ल्स को पता चल जाते हैं। हकारी का डोमेन काइंड ऑफ रियल गैम्बलिंग जैसा था, जैसे रियल वर्ल्ड में मशीन में 3 सेम चीज आने पर जीतते हैं, वैसे ही हकारी के डोमेन में अगर स्पिन में तीनों चीजें सेम आई तो जैकपॉट है और उसे फिर अनलिमिटेड कर्ज एनर्जी मिल जाएगी। पर जैकपॉट के चांस बहुत कम होते हैं। 279 में एक बार जैकपॉट लगता है। पहली स्पिन पर तो हकारी फेल हो जाता है, जिसे ये दोनों जिस जगह पर लड़ रहे थे वहां से हटकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाते हैं। चार्ल्स समझ जाता है कि जब तक हकारी जैकपॉट जीत नहीं जाता तब तक ये रिपीट होता रहेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जैकपॉट लगने से पहले ही वो हकारी को हरा देगा, क्योंकि अगर हकारी का जैकपॉट लगा तो इसकी खैर नहीं। इसके बाद ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, जहाँ चार्ल्स हकारी पर एक बड़ा घाव कर देता है और सोचता है कि वो जीत गया, पर तभी जैकपॉट हो जाता है, जिससे हकारी हील होकर चार्ल्स को उड़ा देता है। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर काशिमो के हमला करने से पहले पांडा उस पर हमला करता है, बट काशिमो पांडा से बहुत तेज था। वो एक पंच से उसका पेट फाड़ देता है और फिर अपनी स्टिक की मदद से पांडा के इस रूप को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पांडा अपने गोरिल्ला कोर को यूज करता है, पर इसको भी काशिमो बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। काशिमो पांडा से सुकुना के बारे में पूछता है, पर पांडा काशिमो को सुकुना के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि पांडा को लग रहा था कि कहीं ये यूजी को नुकसान ना पहुंचा दे। पर काशिमो समझ जाता है कि पांडा सुकुना के बारे में जानता है, इसलिए वो उसे ऑफर देता है कि अगर वो सुकुना की लोकेशन बता देगा तो वो उसे जिंदा छोड़ देगा। बट पांडा इस ऑफर को ठुकरा देता है और अपने थर्ड कोर का इस्तेमाल करता है, जो इसकी बहन राइनो का होता है। काशिमो अपनी कर्स एनर्जी के चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी की तरह सेपरेट कर देता है। वो पांडा पर स्ट्राइक करके उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर कर देता है और खुद की बॉडी में से नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज कर देता है, जिससे ये अटैक बिना डोमेन के गारंटेड हिट होता है और इस अटैक से पांडा के चिथड़े उड़ जाते हैं। काशिमो देखता है कि पांडा अभी भी जिंदा है। वो उससे फिर से सुकुना के बारे में पूछता है, पर पांडा कुछ नहीं बताता और काशिमो जैसे ही पांडा को मारने वाला होता है तभी यहाँ हकारी आ जाता है। हकारी आते ही काशिमो को अपने पंचेस और किक से उड़ाने लगता है। काशिमो ये देखकर सरप्राइज होता है कि हकारी को उसकी बॉडी में से निकल रहे करंट से कुछ नहीं हो रहा, और इसका कारण ये होता है कि हकारी के अंदर इतनी ज्यादा कर्स एनर्जी आउटपुट होती है कि उसे पता ही नहीं चलता। काशिमो खुद का नाम हकारी को बताता है। हकारी काशिमो के नाम से पहचान लेता है कि ये वही बंदा है जिसके पास 100 पॉइंट्स हैं। हकारी कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम्हें अपने पॉइंट्स मुझे देने होंगे। काशिमो भी रेडी हो जाता है, पर वो भी एक शर्त रखता है कि अगर वो हारा तो उसे सुकुना के बारे में बताना होगा। तभी हकारी सुन पड़ने लगता है और उसकी बॉडी में से बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी निकलने लगती है। काशिमो जाकर हकारी पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है, पर तभी एकदम से हकारी होश में आकर काशिमो को पंच से दूर उड़ा देता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर बुरी तरीके से हमला करने लगते हैं। तभी काशिमो वही अटैक करता है जो उसने पांडा की बहन पर किया था, जिसमें वो पॉजिटिव चार्ज हकारी पर ट्रांसफर करके खुद की बॉडी में से नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज कर देता है। इस अटैक से हकारी का एक हाथ कट जाता है। अब काशिमो को लगता है कि हकारी तो गया और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हकारी अपने उस कटे हुए हाथ को रीजनरेट कर लेता है और काशिमो पर एक जोरदार पंच लगाता है। हमें यहाँ बताया जाता है कि हकारी के जैकपॉट हिट करते ही उसके अंदर अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है, जो कि 4 मिनट 11 सेकंड तक रहती है और इन 4 मिनट तक हकारी को मारना इम्पॉसिबल है। हकारी ने कभी भी रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं सीखी, पर अनलिमिटेड कर्स टेक्निक की वजह से उसकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है। तभी हकारी के आसपास जो गाना बज रहा था और उसकी कर्स एनर्जी डिक्रीज होने लगती है, जिससे काशिमो समझ जाता है कि हकारी का जैकपॉट खत्म हो गया है। पर तभी फिर से हकारी डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है ताकि जैकपॉट हिट करके वो फिर से अनलिमिटेड कर्स एनर्जी यूज कर सके। इस टाइम पर काशिमो भी समझ गया था कि अगर हकारी ने जैकपॉट हिट किया तो फिर से वो 4 मिनट के लिए इमॉर्टल हो जाएगा,
इसलिए हकारी को इसी वक्त खत्म करने का डिसाइड करता है और ये दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। काशिमो हकारी को काफी पीटता है और घायल कर देता है, बट सडनली हकारी की बॉडी फुल रिकवर हो जाती है उसके डोमेन के कॉन्जिक्यूटिव इफेक्ट सीक्वेंस की वजह से। काशिमो फिर हकारी को बहुत मारता है पर हकारी फिर से फुल रिकवर हो जाता है और तभी हिट होता है जैकपॉट, जिससे अनलिमिटेड एनर्जी हकारी के अंदर फिर आ जाती है। ये दोनों डोमेन के बाहर आ जाते हैं जहाँ हकारी म्यूजिक ऑन कर देता है। अब काशिमो जानता था कि 4 मिनट और 11 सेकंड तक हकारी को मारना इम्पॉसिबल है और इस टाइम में उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी है और फुली ऑटोमेटिक रिवर्स कर्स टेक्निक भी है जो हकारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देती है। काशिमो पहले सोचता है कि अगर वो 4 मिनट और 11 सेकंड तक टिक जाए तो वो आसानी से जीत जाएगा, पर फिर वो हंसते हुए सोचता है ऐसा कोई लूजर ही सोचेगा। काशिमो अपनी पावर अप करके कहता है कि वो हकारी को इन 4 मिनट और 11 सेकंड में ही मारेगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ काशिमो बूढ़ा था और उसने काफी सोर्सरर को मार रखा था। वहाँ पर केंजाकू आता है। काशिमो से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर कौन है। केंजाकू बताता है सुकुना, वो भी 6000 साल पहले से। और उसी वक्त काशिमो डिसाइड करता है कि वो सुकुना से लड़ेगा और इसी वजह से वो केंजाकू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करेगा। इधर प्रेजेंट में दोनों काशिमो और हकारी एक दूसरे पर बुरी तरीके से हमला कर रहे थे। एक कंटेनर को तो वो चपटा कर रख देते हैं। इसी कंटेनर के एक हिस्से को काशिमो हकारी में देकर मारता है जिससे उसकी मुंह की हालत कुछ ऐसी हो जाती है। काशिमो जानता था कि हेड से रिवर्स कर्स टेक्निक डायरेक्ट होती है, तो अगर वो हकारी के हेड को उड़ा देगा तो उसका गेम ओवर। काशिमो हकारी के दिमाग पर अपनी लाइटनिंग से हमला करता है जो जाकर दिमाग पर ही लगती है और हकारी का दिमाग फटने लगता है। पर तभी हकारी अपनी नाक से काशिमो की कर्स एनर्जी को निकाल देता है और ब्रेन को हील कर लेता है। हकारी काशिमो से कहता है कि मैं मरने वाला था। इस टाइम पर हकारी के जैकपॉट को ओवर होने में सिर्फ 8 सेकंड रह गए थे। हकारी अपनी स्पीड और पावर को बढ़ाकर काशिमो पर लगातार हमला करता है और उसे मौका ही नहीं देता कि वो अपने इलेक्ट्रिक चार्ज एक्यूमुलेट कर सके। बट तभी हकारी की बॉडी लेफ्ट साइड से डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमें पता चलता है कि काशिमो इलेक्ट्रिक चार्जेस को एक्यूमुलेट अपनी स्टिक से भी कर सकता है। इधर हकारी का जैकपॉट भी ओवर हो जाता है, बट भैया तभी हकारी फिर से डोमेन एक्सपेंशन का यूज कर देता है, जिसे देखकर काशिमो भी थोड़ा शॉक था क्योंकि ऐसी हालत में डोमेन एक्सपेंशन यूज करना आसान नहीं था। पर काशिमो को यकीन था कि अब हकारी का गेम ओवर है। भले ही डोमेन को बार बार कास्ट करने से स्पिन तेज हो जाती है पर जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। पर इस जुएबाज का लक कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल है क्योंकि जैकपॉट फिर से हिट हो जाता है और हकारी पूरी तरीके से हील हो जाता है। हकारी काशिमो से कहता है कि मैंने आज तक एक दिन में इतनी बार मौत को नहीं देखा। मैं इसलिए बच पाया हूँ क्योंकि मेरे पास एक मांगा ब्रेन है जो उस ओताकू की वजह से आया है। यहाँ पर ये चार्ल्स की बात कर रहा था। इसके बाद हकारी अपने डोमेन के कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करके पानी के ऊपर ले आता है और फिर डोमेन को गायब कर देता है। हकारी का प्लान था कि वो काशिमो को समुद्र के अंदर पटक देगा जिससे उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कर्स एनर्जी है पानी के अंदर पूरी तरीके से डेप्लीकेट हो जाए। और ये बात काशिमो समझ गया था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि जब तक वो जमीन पर वापस ना आए तब तक वो कर्स एनर्जी को बंद रखेगा। तभी समुद्र के अंदर से बहुत से कर्स स्पिरिट बाहर निकलने लगते हैं। काशिमो कर्स स्पिरिट पर खड़ा होकर जमीन की तरफ जाने की कोशिश करता है पर हकारी कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के साथ काशिमो को भी मारता जा रहा था। काशिमो बिना कर्स एनर्जी के हकारी की किक्स को नहीं झेल पा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे कर्स एनर्जी का यूज करना पड़ता है और तभी वो पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही काशिमो की कर्स एनर्जी लीक होने लगती है। हकारी एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट को पकड़कर हवा में लटका था। वो देखता है कि पानी में मछलियां मर रही होती हैं और तभी कुछ स्मेल आती है जिससे हकारी भी बेहोश होकर पानी में गिर जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि काशिमो ने सी वाटर पर इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज करके क्लोरीन गैस को जनरेट किया है जो कि एक डेडली पॉइजन है और इसी की वजह से मछलियां मर रही थी और हकारी बेहोश हो गया। काशिमो जानता था कि रिवर्स कर्स टेक्निक यूजर को मारने के लिए या तो तुम्हें उसके ब्रेन को सिंगल ब्लो में डिस्ट्रॉय करना होगा या जहर से उसके दिमाग को खत्म करना होगा। हमें यहाँ बताया जाता है कि टॉक्सिन को बॉडी में से हटाने के लिए हाई लेवल ऑफ कर्स टेक्निक चाहिए, साथ में उस जहर को भी बाहर निकालना होता है और ये सब करने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम हकारी के पास नहीं था क्योंकि उसके जैकपॉट का राउंड ओवर होने वाला था और उसके ओवर होते ही जहर की वजह से हकारी मर जाएगा। बट तभी हकारी होश में आ जाता है और काशिमो को पीटने लगता है। काशिमो ये देखकर सरप्राइज होता है कि हकारी की बॉडी ने ऑटोमेटिक उस टॉक्सिन सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकाल दिया है। हकारी नोटिस करता है कि सी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हकारी के लिए भी एक प्रॉब्लम थी क्योंकि अब सिर्फ 5 सेकंड रह गए थे उसके जैकपॉट को खत्म
खत्म होने के लिए। पहले तो वो सोचता है कि वो सरफेस पे जाकर फिर से डोमेन का यूज करेगा, पर फिर वो काशिमो को पानी में ही बुरी तरीके से मारने लगता है। तभी काशिमो हकारी के हाथ को पकड़ लेता है और एक बहुत बड़ा धमाका पानी के अंदर होता है। ये देखकर पांडा घबरा जाता है और तभी उसे हकारी का कटा हुआ हाथ दिखता है, जिससे वो और घबरा जाता है। इधर काशिमो पानी में से बाहर निकलता है। उसकी पूरी कर्स एनर्जी खत्म हो गई होती है, पर वो खुश था कि उसने हकारी को हरा दिया है। पर तभी हकारी आकर उसमें एक पंच मारता है, जिससे काशिमो हार जाता है। हमें यह पता चलता है कि हकारी ने इस एक्सप्लोजन को बाइंडिंग वॉ का यूज करके झेल लिया। उसने अपनी लेफ्ट आर्म को सेक्रीफाइस करके अपनी पूरी कर्स एनर्जी को बची हुई बॉडी पर शिफ्ट कर दिया, जिससे उसने इस एक्सप्लोजन को आसानी से झेल लिया। काशिमो हकारी को उसे खत्म करने के लिए कहता है, पर हकारी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे उसके 100 पॉइंट्स चाहिए थे। हकारी ये भी कहता है कि वो इस फाइट का विजेता नहीं है क्योंकि काशिमो ने अपनी कर्स टेक्निक यूज ही नहीं की होती है। काशिमो बताता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक एक ही बार यूज कर सकता है और वो उसे सुकुना पर इस्तेमाल करेगा। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर माकी को दिखाया जाता है जो अकेले बहुत से सॉर्सरर और कर्स स्पिरिट को मार देती है। तभी उसे वहां कमाओ मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के बालों का मजाक उड़ाते हैं। कमाओ ये भी बताता है कि कमाओ फैमिली का हेड इस टाइम पर वो नहीं है। तभी वहां एक अजीब कर्स स्पिरिट आ जाता है, जिसके आते ही माकी और कमाओ चौकन्ने हो जाते हैं क्योंकि इसका ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। वो कर्स स्पिरिट बड़ी तेजी से माकी पर हमला कर देता है और उसे दीवार में घुसेड़ देता है। कमाओ को तो पता ही नहीं चलता कि कब वो कर्स स्पिरिट माकी को उड़ा ले गया। माकी उस कर्स स्पिरिट पर हमला करने की कोशिश करती है, पर वो कर्स स्पिरिट अपनी पोजीशन चेंज करके माकी को फिर उड़ा देता है। कर्स स्पिरिट माकी को एक जगह पर पकड़कर अपना चेहरा रिवील करता है और ये नाओया होता है। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गाकुगांजी कमाओ को बता रहे थे कि अगर किसी हॉस्टाइल सॉर्सरर को बिना जुजुत्सु से मार दिया गया तो वो कर्स बन जाता है। इधर प्रेजेंट में नाओया कहता है कि माकी, तुम्हारी माँ ने मुझे मार डाला था, इसलिए अब मैं ऐसा बन गया हूँ और मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तभी कमाओ नाओया पर अपने एरो से हमला कर देता है। नाओया उन एरो से बचने के लिए अपनी पोजीशन चेंज कर देता है, जिससे माकी छूट जाती है। वो नाओया को पकड़कर हवा में फेंक देती है और तभी कमाओ अपने एरोस उसकी बॉडी में पेनिट्रेट कर देता है। माकी आकर उसके शरीर पर कट भी लगा देती है। इस सब से नाओया की बॉडी फट जाती है और गायब होने लगती है। तभी माकी नोटिस करती है कि नाओया अभी कर्स वॉर्म था, यानी अब वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा है। कमाओ जल्दी से नाओया की तरफ पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है। पियर्सिंग ब्लड से नाओया के शेल में छेद हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। कमाओ को लगता है कि नाओया खत्म हो गया, पर तभी नाओया अपनी न्यू फॉर्म में आकर कमाओ पर एक जोरदार पंच से हमला करता है, जिससे लग तो ऐसा रहा था कि कमाओ खत्म, पर कमाओ ने अपने ब्लड को शील्ड की तरह यूज करके खुद को बचा लिया था। पर अगर ऐसा वो सही टाइम पर ना करता तो जरूर मर जाता। तभी फिर से नाओया कमाओ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कमाओ भी काउंटर अटैक के रूप में फ्लोइंग रेड स्केल का यूज करता है। तभी माकी आकर नाओया पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है। नाओया को इससे कुछ ज्यादा नहीं होता, पर उसका ध्यान माकी की तरफ हो गया था और इसी का फायदा उठाकर कमाओ नाओया को क्रिम्सन वाइंडिंग से पकड़ लेता है। माकी फिर से नाओया पर स्वॉर्ड से हमला करती है और इस बार नाओया स्पिन करके बच जाता है और साथ में कमाओ की पकड़ से भी छूट जाता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि नाओया अपनी कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है, जो कि प्रोजेक्शन सॉर्सररी है। नाओया प्रोजेक्शन सॉर्सररी का यूज करके एयर को फ्रीज कर देता है, फिर एयर के फ्रेम्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे माकी और कमाओ पीछे हो जाते हैं। तभी नाओया यहाँ से बड़ी स्पीड से निकल जाता है। कमाओ को लगता है कि नाओया भाग गया। माकी उसे बताती है कि वो भागा नहीं, बल्कि अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। इधर नाओया पूरे शहर का चक्कर लगा रहा होता है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। यहाँ दोनों जानते थे कि जैसे ही नाओया अपनी स्टॉप स्पीड अचीव कर लेगा, वो इन पर उसी स्पीड से हमला करेगा। इसलिए ये दोनों भी तैयार हो जाते हैं। माकी कमाओ को पीछे रहने के लिए कहती है। तभी नाओया अपनी फुल स्पीड से माकी पर हमला करता है। ये अटैक इतना घातक होता है कि इसके मारे बिल्डिंग्स, पेड़ वगैरह सब टूट जाते हैं। इस अटैक से माकी की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। माकी जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, तभी कमाओ नाओया पर हमला कर देता है और उसे माकी से दूर हटा देता है। नाओया ये देखकर शॉक होता है कि कमाओ अपनी ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है उससे लड़ने के
लिए, क्योंकि ऐसे ब्लड लूज की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। नाओया नोटिस करता है कि कमाओ ब्लड को इस तरीके से यूज कर रहा है कि सर्कुलेट होकर वापस उसकी बॉडी में ही जाए, जिससे वो ब्लड लूज से नहीं मरेगा, बट इससे वो थक बहुत ही जल्दी जाएगा। माकी उसे ऐसा करने से मना करती है, पर कमाओ नहीं मानता क्योंकि वो माकी की जान बचाना चाहता था। माकी कहती है कि वो ठीक है और 5 मिनट में वो खुद को पूरी तरीके से हील कर लेगी। ये सुनकर कमाओ को अच्छा लगता है और वो माकी से कहता है कि वो 5 मिनट तक नाओया को संभालने की कोशिश करेगा, पर वो खुद इसमें श्योर नहीं था। कमाओ सोचता है कि वो जिंदा रहे या मर जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो नाओया पर हमला कर देता है। नाओया आसानी से कमाओ के अटैक से बच जाता है, पर तभी नाओया नोटिस करता है कि माकी यहाँ से गायब है। कमाओ समझ गया था कि नाओया की बॉडी उसकी टॉप स्पीड पर काफी टफ होती है, पर बाइंडिंग वॉ की वजह से बाकी समय टफ नहीं होता। वो ये भी समझ गया था कि उसके ब्लड से नाओया बच रहा है, क्योंकि ब्लड मैनिपुलेशन सॉर्सरर का ब्लड कर्स स्पिरिट के लिए जहरीला होता है, और इस समय पर नाओया एक कर्स स्पिरिट ही था। तभी नाओया कमाओ पर हमला कर देता है। वो उसे मारते मारते काफी जख्मी कर देता है, बट तभी कमाओ पियर्सिंग ब्लड का हमला करता है, जिससे नाओया को चोट लगती तो है, पर उतनी नहीं कि वो रुक जाए। नाओया फिर से कमाओ को बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू करता है, पर कमाओ अभी भी हार नहीं मानता। तभी वहाँ पर 2 बंदे आ जाते हैं, जिसमें से ओल्ड मैन तो कटाना मांग रहा था और कापा सूमो करने के लिए कह रहा था। नाओया जैसे ही कमाओ पर हमला करने वाला होता है, तभी माकी आकर उसे बचा लेती है। कमाओ माकी को देखकर समझ जाता है कि माकी अभी भी पूरी तरीके से हील नहीं हुई है। तभी हगाने माकी के हाथ में कटाना देखकर पागल ही हो जाता है। हगाने स्वॉर्ड को लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी वो स्वॉर्ड अपने आप हगाने के हाथ में आ जाती है। उसके हाथ में स्वॉर्ड आते ही हगाने का ऑरा अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। हमें यह पता चलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम डिमोनिक स्वॉर्ड है, जो अपने विल्डर को खुद चुनती है। तभी नाओया हगाने पर हमला कर देता है, पर हगाने उसके अटैक से आसानी से बच जाता है और फिर नाओया को बीच में से काट देता है। ये देखकर माकी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसे अटैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, मुझ में और तोजी में क्या अंतर है। तभी मियो अपने सूमो डोमेन का यूज करता है, जिसमें अगर चैलेंजर और चैलेंज्ड पर्सन एग्री हैं सूमो करने के लिए, तो डोमेन कंप्लीट हो जाता है। मियो और माकी को चैलेंज करता है और माकी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है, और ये दोनों फिर डोमेन के अंदर सूमो रेसलिंग करने लगते हैं। पहली फाइट में मियो आसानी से माकी को हरा देता है। मियो माकी से कहता है कि तुम मुझसे काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे आसानी से हरा सकती हो। वो माकी से पूछता है कि आखिर तुम फोकस क्यों नहीं कर पा रही हो। इसके बाद मियो माकी को सूमो के जरिए समझाने लगता है कि तुम्हें अपने आसपास की सराउंडिंग्स को महसूस करना होगा, और इस तरीके से महसूस करना होगा कि तुम्हें लगे कि तुम आजाद हो। ये सब बातें समझने के बाद माकी मियो को सूमो में हरा देती है और डोमेन से बाहर आ जाती है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मियो के डोमेन के अंदर टाइम तेज चलता है। अगर डोमेन के अंदर वो 100 राउंड लड़ेंगे, तो बाहर रियल वर्ल्ड में सिर्फ 1 मिनट बीतेगा। हगाने माकी को देखकर समझ जाता है कि माकी चेंज हो गई है, उसका ऑरा पहले जैसा नहीं है, वो अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। नाओया अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाने के लिए निकल जाता है। ये देखकर हगाने और मियो उसे रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं, और ये देखकर कमाओ सरप्राइज होता है। वो सोचता है कि आखिर ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं, पर तभी ये तीनों नोटिस करते हैं कि माकी नाओया का पीछा करने के लिए निकल गई है। नाओया ये देखकर शॉक होता है कि वो माकी को अपनी फुल स्पीड पर भी नहीं पकड़ पा रहा है। माकी एक बिल्डिंग के ऊपर होती है, तभी नाओया फुल स्पीड में उसी बिल्डिंग पर हमला कर देता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। माकी इस अटैक से बच तो जाती है, पर अब वो मिड एयर में थी और इसी का फायदा उठाकर नाओया माकी पर हमला कर देता है। बट सरप्राइजिंगली माकी नाओया के अटैक को मिड एयर में ही डॉज कर देती है, और ये देखकर ऑफ कोर्स नाओया शॉक हो जाता है। नाओया उस पर फिर हमला करता है, और इस बार माकी उसके अटैक से बचने के साथ उस पर एक जोरदार पंच से हमला करती है, जिससे नाओया जमीन पर जाकर गिरता है। तभी मियो आकर नाओया में एक जोरदार हेडबट मारता है, और दूसरी साइड से हगाने उसे बीच में से काट देता है, और माकी उसके शरीर को अलग कर देती है। पर तभी नाओया की निचली बॉडी में से उसकी ह्यूमन वाली बॉडी बाहर निकलती है। नाओया काफी गुस्से में था। वो कहता है कि उन लोगों के बीच में खड़े होने वाला मैं हूँ। यहाँ ये तोजी गोजो के बारे में कह रहा था। फिर नाओया अपने डोमेन एक्सपेंशन टाइम सेल मून पैलेस का यूज करता है। इस डोमेन के अंदर आते ही हगाने और मियू पर एक अटैक होता है, पर इससे उन्हें कुछ नहीं होता। वो दोनों नाओया पर अटैक करने जाते हैं, बट सडनली उन लोगों की बॉडी कटने लगती है। ये देखकर दोनों शॉक हो जाते हैं और अपनी जगह पर रुक जाते हैं। नाओया उन्हें बताता है कि जो अटैक स्टार्टिंग में हुआ था वो उन्हें टच करने के लिए था, और टच होने के बाद टारगेट को उसके तरह ही
मूव करना होगा, वरना वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएंगे और फिर उनके सेल्स कटने लगेंगे। तभी नाओया नोटिस करता है कि वो माकी को लोकेट नहीं कर पा रहा है। तभी होगाने नाओया को काटने के लिए उस पर हमला करता है, बट उसका खुद का हाथ कट जाता है डोमेन के इफेक्ट की वजह से। तभी माकी बाहर से आकर डिमोनिक स्वॉर्ड को पकड़ लेती है और फिर उसे नाओया के सीने में घुसेड़ देती है। हमें यह पता चलता है कि माकी के अंदर बिल्कुल कर्स एनर्जी नहीं है, जिसके कारण बैरियर टेक्निक उसे बिल्डिंग की तरह ट्रीट करती है और इसी कारण माकी नाओया के डोमेन के अंदर ट्रैप नहीं हुई। पर नाओया को अभी भी लग रहा था कि वो माकी को खत्म कर देगा, क्योंकि अब वो उसके डोमेन के अंदर आ गई थी और अगर माकी मूव हुई तो उसके बॉडी पार्ट्स कट जाएंगे। नाओया माकी को खत्म करने के लिए उस पर हमला करता है, बट उल्टा माकी उसे स्वॉर्ड से पूरी तरीके से काट देती है और हमें बताया जाता है कि नाओया का डोमेन गारंटेड हिट माकी को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अंदर कर्स एनर्जी है ही नहीं। नाओया के मरते ही उसका डोमेन चला जाता है और ये सब डोमेन के बाहर आ जाते हैं। माकी जाकर कमाओ को संभालती है और उसे सलाह देती है कि उसे उसकी फैमिली के पास जाना चाहिए। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर केंजाकू आ जाता है। केंजाकू को सबसे पहले चोजो मिलता है। चोजो पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है। केंजाकू चोजो के पियर्सिंग ब्लड से आसानी से बच जाता है और उसकी तरफ अपने कर्स स्पिरिट भेजता है। चोजो उन्हें सुपरनोवा से डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी केंजाकू पास में आकर चोजो को एक पंच से दूर उड़ा देता है। तभी केंजाकू के पीछे चोजो सुपरनोवा से ब्लास्ट कर देता है, बट केंजाकू एक कर्स स्पिरिट को अड़ा कर बच जाता है। चोजो केंजाकू से पूछता है कि वो यूजी से क्या चाहता है, वो क्या प्लॉटिंग शॉटिंग कर रहा है। केंजाकू कहता है उसका कोई खास रोल नहीं है, बस वेसल का रोल है। जब तक सुकुना जिंदा है तब तक कर्सेस खत्म नहीं हो सकते। तभी चोजो फिर से केंजाकू पर पियर्सिंग ब्लड से हमला कर देता है और कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। केंजाकू चोजो के इस पियर्सिंग ब्लड से भी आसानी से बच जाता है और जमीन से कर्स स्पिरिट्स को भेजकर चोजो के पैर को पकड़ लेता है और फिर बड़ी तेजी से उसमें एक जोरदार पंच मारता है और फिर जमीन पर गिराकर उसकी बेइज्जती करने लगता है। पर जैसे ही केंजाकू चोजो के भाइयों के बारे में बुरा भला कहता है, चोजो खड़े होने की कोशिश करने लगता है, पर केंजाकू उसे मौका ही नहीं देता और फिर अपने कर्स स्पिरिट से उसे जख्मी कर देता है। केंजाकू अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि अगर मैं कर्स एनर्जी से अपने लो लेवल के कर्स को स्ट्रेंथ दे दूं तो वो भी तुम्हें पछाड़ देंगे। इस फाइट को बैरियर्स के पीछे से यूकी और टेंजिन भी देख रहे थे। टेंजिन यूकी से जाने के लिए कहता है, पर यूकी इंतजार करने के लिए कहती है। इधर चोजो जमीन पर अधमरी हालत में पड़ा था और सोचने लगता है कि वो बड़े भाई की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया और तभी चोजो गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने भाइयों को याद करके केंजाकू पर फिर से पियर्सिंग ब्लड से हमला करता है और इस बार पियर्सिंग ब्लड की स्पीड बहुत तेज थी, फिर भी केंजाकू इस अटैक से बच जाता है। चोजो अपने भाइयों की टेक्निक विंड किंग का यूज करके जल्दी से केंजाकू के पास पहुंच जाता है और उस पर पंचेस से हमला करने लगता है। केंजाकू पीछे की तरफ हटकर बहुत सारे कर्स स्पिरिट से चोजो पर हमला कर देता है। चोजो उन सभी कर्स स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। केंजाकू एक पेड़ पर बैठकर आराम से ये देख रहा था और चोजो से कहता है कि तुम्हारे ब्लड का पॉइजन मुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। चोजो केंजाकू की बातों को इग्नोर करता है और अपने हाथ को ब्लड की मदद से स्ट्रेच करते हुए केंजाकू को पकड़ लेता है, फिर उसे इधर उधर पटकने लगता है और अपने पास लाकर एक बहुत जोर से उसके मुंह में एक पंच मारता है, पर केंजाकू कर्स स्पिरिट को अड़ाकर फिर बच जाता है। केंजाकू पीछे हटने की कोशिश करता है, उसी वक्त चोजो सुपरनोवा का यूज कर देता है, पर केंजाकू को इससे कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसने पूरे ब्लड को डिफ्लेक्ट कर दिया था, वो भी हर डायरेक्शन में। चोजो समझ जाता है कि कर्स मैनिपुलेशन के अलावा भी केंजाकू के पास कोई और कर्स टेक्निक है। तभी वहाँ यूकी आ जाती है। यूकी चोजो को आराम करने के लिए कहती है और चोजो यहाँ से चला जाता है बैरियर्स की मदद से। केंजाकू यूकी को देखकर सोचता है कि वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। केंजाकू डिसाइड करता है कि वो यूकी से दूर से लड़ेगा और फिर वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स एशियन डिवाइन को निकालता है जो कि एलिफेंट टाइप था। यूकी अपने शिकिगामी गरुणा को बॉल की तरह यूज करती है और किक से एशियन डिवाइन की तरफ फेंकती है और एक ही शॉट में एशियन डिवाइन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यूकी केंजाकू के पास आकर कहती है कि मेरी कर्स टेक्निक मास है और फिर केंजाकू में जोरदार पंच लगाती है जिसे केंजाकू बैरियर्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। इस अटैक से केंजाकू के हाथ भी टूट जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि यूकी मास टेक्निक से अपना और गरुणा का मास चेंज कर सकती है और इसी वजह से वो गरुड़ा को
कर्स टूल की तरह भी यूज कर सकती है। केंजाकू रिवर्स कर्स से अपने हाथ सही कर लेता है और सोचता है कि यूकी के मास का उसकी स्पीड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केंजाकू को डाउट होता है कि क्या वो यूकी को हरा पाएगा। यूकी भी पता कर लेती है कि केंजाकू की तीसरी कर्स टेक्निक ग्रेविटी है। यूकी को ये भी लगता है कि शायद केंजाकू के पास चौथी टेक्निक भी है। केंजाकू भी यूकी को हल्के में नहीं लेता और सोचता है कि जरूर यूकी के पास कोई तो हाई कर्स आउटपुट वाली टेक्निक होगी और दोनों एक दूसरे की टेक्निक के बारे में सोचकर इरिटेट होने लगते हैं। यूकी अपने प्लान पर अमल करने का डिसाइड करती है, जिसमें वो केंजाकू को डोमेन यूज करने पर मजबूर करेगी और डोमेन यूज करने के बाद केंजाकू अपनी कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा और अगर यूकी को भी अपना डोमेन यूज करना पड़ा तो बाद में लड़ने के लिए उसके पास गरुड़ा है। यूकी ये सब सोच ही रही थी कि तभी केंजाकू अपने डोमेन एक्सपेंशन वॉर्म प्रोफ्यूजन का यूज कर देता है। ये देखकर यूकी टेंजन को सिग्नल देती है। इसके बाद फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ टेंजन और यूकी प्लान बना रहे थे केंजाकू को हराने का। इन लोगों का प्लान ये था कि ये केंजाकू से उसका डोमेन ओपन करवाएंगे, फिर टेंजन बैरियर टेक्निक से उसके डोमेन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। डोमेन का यूज करने की वजह से केंजाकू कर्स टेक्निक का यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि कर्स एनर्जी ही नहीं बची होगी उसके पास और तभी यूकी उस पर हमला कर देगी। यूकी पूछती है इसमें कितना टाइम लगेगा। टेंजन बोलते हैं 10 सेकंड। यूकी अपने दिमाग का यूज करती है और कहती है कि अगर मैं अपने डोमेन का यूज कर दूंगी तो केंजाकू को अपने आप अपने डोमेन का यूज करना होगा और फिर तुम उसे न्यूट्रलाइज कर देना और चोजो और गरुड़ा केंजाकू को खत्म कर देंगे। टेंजन ये सुनकर कहते हैं कि ऐसा करना भी मत क्योंकि डोमेन की बाहर वाली लेयर फिर तुम्हारी होगी और उसका डोमेन न्यूट्रलाइज होने से पहले तुम्हारा हो जाएगा। टेंजन ये भी बताते हैं कि केंजाकू तुम्हारी डोमेन से बचने के लिए सिंपल डोमेन और होलो विकर बास्केट का भी यूज कर सकता है और अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसकी कर्स टेक्निक नहीं जाएगी और तुम्हारी डोमेन का यूज करने की वजह से चली जाएगी। इसलिए टेंजन उसे उनके पुराने प्लान पर चलने के लिए ही कहता है। पर प्रेजेंट में एक दिक्कत हो जाती है। टेंजन देखता है कि केंजाकू का डोमेन सुकुना की तरह है जिसमें डोमेन खोलने के बाद टेक्निक को एक्टिवेट किया जाता है बिना बैरियर्स को क्लोज करे। अब इसमें आउटर शेल था ही नहीं, इसलिए टेंजन केंजाकू के डोमेन को इरेज करने के लिए उसके इस अजीब से स्ट्रक्चर को गायब करने लगता है। बट ऐसा करने में टेंजन के एम्प्टी बैरियर्स भी इरेज होने लगते हैं। केंजाकू ये देखकर हंसने लगता है और कहता है कि टेंजन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैंने इस कर्स वर्ल्ड में तुमसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इधर यूकी का सिंपल डोमेन जैसे ही गायब होता है केंजाकू उस पर एक बहुत जोरदार हमला करता है और तभी केंजाकू का डोमेन इरेज हो जाता है। पर केंजाकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब यूकी मर चुकी थी, ऐसा केंजाकू सोच रहा था। पर तभी उसे गरुड़ा दिखाई देता है और पीछे उसके यूकी खड़ी थी। गरुड़ा केंजाकू पर हमला कर देता है। केंजाकू उसके अटैक से बचते हुए सोचता है कि यूकी अभी भी घायल है, वो शायद मूव नहीं कर पाएगी, पर वो रिवर्स कर्स टेक्निक से खुद को हील कर सकती है और तब तक मैं अपनी कर्स टेक्निक को रिकवर कर लूंगा। केंजाकू का ये सोचना ही था, पर तभी यूकी बिना हील हुए केंजाकू पर हमला करने लगती है क्योंकि यूकी को मालूम था कि अगर एक बार केंजाकू ने अपनी टेक्निक रिकवर करी तो उसका खेल खत्म। यूकी और गरुड़ा केंजाकू पर लगातार हमला करते जाते हैं पर यूकी के अटैक का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि यूकी अपनी लिमिट पर थी। पर तभी एंट्री होती है चोजो की। इसके बाद सीन पास्ट में जाता है जहाँ यूकी, टेंजन और चोजो प्लान ही बना रहे थे। चोजो कहता है कि मैं पहली बार में पिट कर वहाँ से चला जाऊंगा जिससे केंजाकू को लगेगा कि मैं हार गया, पर सही टाइम आने पर मैं वापस फाइट में आ जाऊंगा। इधर प्रेजेंट में चोजो सीधा जाकर केंजाकू के सिर में पियर्सिंग ब्लड मारता है और वो भी इतने पास से, फिर भी केंजाकू बच जाता है। केंजाकू अपने हेड को स्पिन करके इस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर यूकी और चोजो लगातार केंजाकू पर हमला करते जाते हैं। यूकी जैसे ही थोड़ा टाइम लेती है खुद को हील करने के लिए, वैसे ही केंजाकू इनकी पकड़ से दूर भाग जाता है। गरुड़ा और चोजो दोनों केंजाकू पर हमला करने जाते हैं और जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तभी केंजाकू अपनी ग्रेविटी वाली टेक्निक का यूज कर देता है जिससे दोनों जमीन में धस जाते हैं। यूकी नोटिस करती है कि ये ग्रेविटी टेक्निक 2 से 3 मीटर में काम करती है सोर्सरर से, वो भी लगातार 6 सेकंड के लिए। यूकी 6 सेकंड होते ही गरुड़ा से केंजाकू पर हमला करने लगती है और लगातार हमला करती जा रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि केंजाकू इस समय पर बहुत थका हुआ है। रिवर्स कर्स टेक्निक और डोमेन की वजह से उसकी कर्स एनर्जी खत्म हो गई है। चोजो से लड़ने की वजह से वो फिजिकली बर्नआउट हो गया था और ग्रेविटी टेक्निक को भी वो लगातार इस्तेमाल नहीं कर सकता। यूकी आगे बढ़ते हुए केंजाकू पर हमला करती है, बट तभी केंजाकू यूकी के हाथ को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर टाइनी उजुमाकी से हमला करता है जिससे यूकी जख्मी हो जाती है। केंजाकू बिना समय गवाए एक और टाइनी उजुमाकी से हमला करता है, पर इस बार केंजाकू यूकी के पेट पर हमला करता है जिससे उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। यूकी समझ जाती है कि इतनी देर से केंजाकू उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो उजुमाकी का यूज कर सके
सके। इसके बाद टेंजिन, यूकी और चोजो को दिखाया जाता है जो बैठकर ड्रिंक्स पी रहे थे। यूकी चोजो से पूछती है कि वो अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है, क्या उसे यूजी के साथ नहीं जीना, जिस पर चोजो कहता है कि क्या वो इंसान भी है। चोजो बताता है कि जब उसके भाइयों को फ्लैश दिया गया वो समझ गया था कि इंसान कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कर्स की तरह रहना शुरू कर दिया और मेरे भाइयों ने भी। इसलिए मैंने शिबुया में लोगों को मारा और शायद मैं ही अपने भाइयों का कातिल हूँ, क्योंकि अगर मैं ह्यूमन की तरह रहता तो मेरे भाई कभी भी मरते नहीं। और इसी प्रकार यूजी है। यूकी चोजो से पूछती है कि अगर तुम मर गए तो क्या यूजी फिर से अकेला नहीं हो जाएगा। चोजो रोते हुए कहता है हाँ ऐसा होगा, पर मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, मैंने काफी लोगों को बेफालतू मारा है। इधर प्रेजेंट में चोजो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फाइनल अटैक करने जाता है, पर तभी टेंजिन अपने बैरियर्स को हटाकर चोजो को यहाँ से ले जाता है। यूकी उससे जाते हुए कहती है कि आज तुम कर्स के रूप में मर गए और अब से इंसान के रूप में जीना। केंजाकू यूकी को बीच में से काट देता है। तभी यहाँ टेंजिन आ जाता है, जिसे देखकर केंजाकू हंसने लगता है। वो कहता है तुम सुकुना की तरह लग रहे हो। तभी यूकी केंजाकू के पैर को पकड़ लेती है। मतलब देख रहे हो, बीच में कटने के बाद भी यूकी जिंदा है। हमें यहाँ पता चलता है कि यूकी की जो मांस वाली टेक्निक है वो एक सर्टेन पॉइंट तक उसे अफेक्ट नहीं करती, पर अगर वो अपने मांस को बढ़ाती जाए तो वो खुद डिस्ट्रॉय हो सकती है। यूकी यहाँ पर अपने मांस को बढ़ाती जाती है क्योंकि वो वैसे भी मरने वाली थी। यूकी अपने मांस को इतना बढ़ा देती है कि वहाँ पर ब्लैक होल बन जाता है, जिसके लपेटे में केंजाकू भी आ जाता है। इस पैनल को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये अटैक कितना पावरफुल है, बट भाई साहब ये बंदा फिर भी बच जाता है। टेंजिन केंजाकू को जिंदा देखकर कंप्लीटली शॉक। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कर्स टेक्निक रिवर्सल का यूज करा। केंजाकू बताता है कि जिसे तुम ग्रेविटी समझ रहे हो वही रिवर्सल टेक्निक है, और ये टेक्निक केंजाकू ने यूजी की मॉम से ही सीखी थी जब वो उनकी बॉडी में था। यूजी की मॉम एंटी ग्रेविटी टेक्निक को यूज करना जानती थी। केंजाकू ने उसी टेक्निक को अपग्रेड करके और रिस्ट्रिक्शन हटाकर रिवर्सल टेक्निक का यूज करा। केंजाकू कहता है कि अगर तुम्हारे बैरियर्स ना होते तो ये पूरी दुनिया इस ब्लैक होल के लपेटे में आ जाती। फिर केंजाकू फाइनली टेंजिन को सीज कर देता है। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर सुकुना यूजी में बड़े जोर से एक मुक्का देकर मारता है, जिससे यूजी बिल्डिंग को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। माकी और ताकाबा को भी महसूस हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दोनों सुकुना और यूजी की तरफ आने लगते हैं। तभी सुकुना न्यू को समन कर देता है और इस न्यू का साइज बहुत ज्यादा होता है। उसका एक हमला बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बादल फट गए हों, और इस अटैक की लपेट में माकी और ताकाबा आ जाते हैं। पर तभी सुकुना के ऊपर एंजल या हाना आ जाते हैं। एंजल सुकुना का गेम खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। हाना उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इस अटैक से मेगुमी भी मर सकता है, बट एंजल हाना की बात नहीं मानता और सुकुना पर जैकब लेडर से हमला कर देता है। ये अटैक काफी पावरफुल होता है। इसके एक अटैक से सुकुना की हालत ऐसी हो जाती है। तभी मेगुमी होश में आने लगता है, इसलिए हाना उस अटैक को रोक देती है। एंजल हाना को समझाता है कि वो मेगुमी नहीं है, पर भैया प्यार तो अंधा होता है। हाना मेगुमी के पास आ जाती है और तभी सुकुना हाना को पकड़ उसके पंख और हाथ उखाड़ लेता है और फिर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। दूर से ये सब यूजी देख रहा था, जो कि बिल्कुल शांत खड़ा था। तभी यूजी एक बहुत तगड़ी जंप लगाकर सुकुना जिस बिल्डिंग पर खड़ा था वहां पहुंच जाता है और सुकुना पर हमला कर देता है। यूजी सुकुना की ओर बिल्डिंग के मलबे को फेंकता जा रहा था, जिसे देखकर सुकुना भी थोड़ा सरप्राइज होता है। सुकुना फिर यूजी पर क्लीव से हमला करने लगता है, पर यूजी हार नहीं मानता और सुकुना की तरफ बढ़ता जाता है, और ये देखकर सुकुना भी शॉक था। यूजी सुकुना के पास आकर उसमें एक घुसंड मारता है। सुकुना समझ जाता है कि अंदर से मेगुमी उसके कर्स एनर्जी आउटपुट को रोक रहा है, इसलिए सुकुना डिसाइड करता है कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ से यूजी को मारेगा। पर तभी वहां माकी आ जाती है, जिसको न्यू के अटैक से कुछ नहीं हुआ था। माकी सीधा जाकर सुकुना पर हमला कर देती है और यूजी भी सुकुना पर टूट पड़ता है। माकी हैंड टू हैंड फाइट्स में सुकुना पर भारी पड़ रही थी, पर सुकुना को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यूजी सुकुना को बिल्डिंग में भी फेंक कर मारता है, पर इससे भी उसे कुछ नहीं होता। माकी और यूजी दोनों एक साथ हमला करते हैं और सुकुना आसानी से इन दोनों को संभाल रहा था। सुकुना नोटिस करता है कि जब भी वो माकी और यूजी पर किसी भी टेक्निक का यूज करने जाता है उसकी कर्स एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए सुकुना जमीन पर क्लीव मारता है, जिससे जमीन टूट जाती है और यूजी और माकी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर सुकुना दोनों को पीटने लगता है। माकी को सुकुना के पंचेस से कुछ नहीं होता। माकी और यूजी खुद को संभाल कर जैसे ही सुकुना पर हमला करने जाते हैं, तभी यहाँ उरामे आ जाती है, जो मैक्सिमम
आउटपुट से डेड काल्म का यूज करती है, जिससे माकी और यूजी दोनों बर्फ में जम जाते हैं। सुकुना उरामे से बात के बारे में पूछता है। उरामे बताती है कि बात रेडी है। सुकुना न्यू को समन करता है और ये दोनों उस पर बैठकर यहाँ से बात की जगह पर जाने लगते हैं। यूजी बर्फ में से निकलकर सुकुना को रुकने के लिए कहता है। सुकुना और उरामे दोनों उसे देखकर हंसने लगती हैं। इस फाइट की शुरुआत होती है जहां पर सुकुना सेंडाई कॉलोनी में जाता है, जहां उसके आते ही ताकाको और रियू घबरा जाते हैं। सुकुना सबसे पहले रियू को मार देता है और फिर योरुजू के पास जाता है। इन दोनों की लड़ाई एक बड़े से स्टेडियम में शुरू होती है। योरुजू सुकुना पर हमला करती है। सुकुना उसके अटैक से बचकर वापस योरुजू में किक मारता है, पर योरुजू को कुछ होता ही नहीं। योरुजू सुकुना के प्यार में कुछ ज्यादा ही गिरी हुई होती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें मारने वाली सिर्फ मैं हूँ और मुझे मारने वाले तुम। योरुजू सुकुना से पूछती है कि अगर मैं जीत गई और तुम जिंदा रहे तो तुम मुझे क्या दोगे। सुकुना कहता है सब कुछ। सुकुना को पूरा विश्वास था कि वो ही जीतेगा। फिर भी धोखे से अगर योरुजू जीत गई तो जो योरुजू चाहेगी वही होगा। योरुजू कहती है तुम मुझसे शादी करोगे। सुकुना कहता है जो करना है वो करना। और ये सुनकर योरुजू फूले नहीं समाती। तभी सुकुना उस पर अपने डिवाइन डॉग से हमला कर देता है। योरुजू डिवाइन डॉग से बचते हुए सुकुना पर हमला कर देती है, पर वो अपने अटैक को बीच में ही रोक देती है। योरुजू सुकुना से पूछती है कि ये तुम्हारी वेसल की कर्स टेक्निक है, तुम्हारे मेलेवोलेंट श्राइन का क्या। सुकुना कहता है मैं उसका यूज नहीं करूंगा। हमें यह पता चलता है कि सुकुना योरुजू को 10 शैडो टेक्निक से ही मारना चाहता है, ताकि मेगुमी को लगे कि उसकी वजह से उसकी बहन मरी है, जिससे उसकी सोल पूरी तरीके से जीने की इच्छा छोड़ दे। और ऐसा होने से सुकुना का बॉडी पर फुल कंट्रोल होगा। पर इस बात से योरुजू को गुस्सा आ जाता है। वो सुकुना से कहती है कि तुम अपनी होने वाली पत्नी को किसी और की टेक्निक से कैसे छू सकते हो। इसके बाद योरुजू अपने फॉर्म को चेंज करने लगती है। हमें यहाँ योरुजू की कर्स टेक्निक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया जाता है। कंस्ट्रक्शन की मदद से योरुजू किसी भी चीज को रेप्लिकेट कर सकती है, पर उसे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। योरुजू कंस्ट्रक्शन का यूज करके खुद को बहुत सारे इंसेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में बदल लेती है। सुकुना भी मोहरागा के व्हील को एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो योरुजू की टेक्निक को अडेप्ट कर सके। योरुजू सुकुना पर बहुत बुरी तरीके से हमला करने लगती है और उसका हर अटैक उस पर लैंड कर रहा था। योरुजू सुकुना को पीटते हुए पूछती है कि क्या तुम अब भी अपने श्राइन का यूज नहीं करोगे, पर सुकुना इसका कोई जवाब नहीं देता। योरुजू सुकुना पर अपनी कर्स एनर्जी से हमला करती है। सुकुना एक शिकिगामी जिसका नाम ट्रैंक्विल डियर होता है उसे समन करके इससे बच जाता है। ट्रैंक्विल डियर योरुजू की कर्स एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिर सुकुना एक और शिकिगामी पियर्सिंग बुल को समन करता है और ये पियर्सिंग बुल काफी स्ट्रॉन्ग था। हमें यह पता चलता है कि सुकुना इतने सारे शिकिगामी को इसलिए समन कर पा रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कर्स एनर्जी है और मेगुमी के अंदर नहीं थी, इसलिए वो इतने सारे शिकिगामी को समन नहीं कर पाता था। पियर्सिंग बुल इतना पावरफुल होता है कि उसकी जड से योरुजू का आर्मर टूटने लगता है। सुकुना रैबिट स्केप से योरुजू के विजन को ब्लॉक कर देता है और फिर ऊपर से योरुजू के ऊपर मायरेट एलिफेंट को गिरा देता है और ये एलिफेंट मेगुमी के मैक्स एलिफेंट से काफी बड़ा था। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि सुकुना के शिकिगामी का साइज मेगुमी के द्वारा समन किए गए शिकिगामी से ज्यादा है और इसका रीजन कर्स एनर्जी आउटपुट है जो सुकुना का ज्यादा है। इस पॉइंट पे योरुजू की हालत बहुत खराब हो गई थी, पर वो अभी भी हार नहीं मानती और खड़े होकर लड़ने की कोशिश करती है। इसके बाद हाई नहरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी और इस फेस्टिवल में सुकुना को भी बुलाया जाता है ताकि अच्छी फसलों के लिए उसकी पूजा करी जा सके। हाँ, तुमने सही सुना, किसी गॉड की पूजा नहीं बल्कि इसकी पूजा की जाएगी और इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है सुकुना का खौफ। इसके बाद योरुजू को दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के बैठी थी। उसकी दासी उसे कपड़े पहनकर हार्वेस्ट फेस्टिवल में चलने के लिए कहती है। पहले तो योरुजू मना कर देती है, फिर ये सोचकर कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा चलने के लिए रेडी हो जाती है। योरुजू को वहाँ सुकुना दिखता है और योरुजू सीधा जाकर सुकुना के गले लग जाती है। ये देखकर उरामे उसे अपनी टेक्निक से दूर हटा देती है। योरुजू उरामे से उसकी जगह छीनने की बात कहती है, पर तभी वो रियलाइज करती है कि सुकुना ने उसे स्लैश से काट दिया है जिससे उसकी वही मृत्यु हो जाती है। पर इससे उसके मन में नफरत नहीं बल्कि और प्यार बढ़ जाता है सुकुना के लिए। इधर प्रेजेंट में योरुजू परफेक्ट स्फीयर का यूज करती है। हमें यह पता चलता है कि परफेक्ट स्फीयर का कोई कॉन्टेक्ट एरिया नहीं होता जिससे वो इनफाइनाइट प्रेशर जनरेट करता है। इसके बाद योरुजू अपने डोमेन एक्सपेंशन 3-fold एप्लीकेशन का यूज करती है ताकि डोमेन के गारंटेड हिट से परफेक्ट स्फीयर सीधा जाकर सुकुना को लगे और वो खत्म हो जाए। पर सुकुना तो भैया सुकुना है, वो उसी वक्त मोहरागा को समन कर देता है और खुद शैडोज में चला जाता है। मोहरागा बड़ी आसानी से उस पूरे डोमेन को और योरुजू को डिस्ट्रॉय कर देता है। योरुजू मरते हुए सुकुना को कुछ दे के जाती है जो हमें बताया नहीं जाता कि वो चीज क्या है, शायद आगे बताई जाएगी। इधर
सुकुना के अंदर मेगुमी की सोच पूरी तरीके से टूट जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में बताना आपको एपिसोड कैसा लगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।